Hello everyone. How's everyone doing today? Okay, that's good if you all are doing fine. Okay, आज हम पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी एक हमारी क्रोमैटोग्राफी का ही टाइप है जिसमें हमारे सैंपल में मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है। किसके बेसिस पर? आयंस के बेसिस पर और उसके पोलर मॉलिक्यूल पर। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टीज या बेस्ड ऑन चार्ज के बेसिस पर सेपरेशन किया जाता है। अगर जैसे आप समझो कि अगर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन करना है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वाटर एनालिसिस के टाइम पर चार्ज आयंस होंगे, पोलर होगा, साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके चार्ज के बेस पे हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेपरेशन के टाइम पे हम यूज़ करेंगे आयन एक्सचेंज में। जैसे ही हमारा क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है जिसमें हम कंटेंट्स जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में उसको सेपरेट करते हैं। क्या करेंगे? हम एक मीडियम लेंगे, मीडियम के थ्रू उसको पास करेंगे। पास करने के बाद क्या होगा? हमारे जो आयंस हैं, चार्ज्ड आयंस हैं, उसके बेसिस पर क्या होगा? सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा, माइग्रेशन होना शुरू हो जाएगा। वो इधर उधर मूवमेंट करना शुरू कर देंगे क्योंकि उसका ना मीडियम में आकर क्या हुआ है, वो इंट्रैक्शन करना शुरू कर दिया है। आप सोचिए जैसे कोई भी मिक्सचर है हमारा, उसको हम किसके थ्रू पास करेंगे? एक मीडियम के थ्रू पास करोगे। मीडियम के थ्रू जैसे ही पास करोगे क्या होगा? आयन के बेसिस पर या उसके चार्ज के बेसिस पर वहां पे उनका सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे हमारा आयन एक्सचेंज है, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में उसका हम ना प्रिंसिपल समझ लेते हैं। प्रिंसिपल में क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करेगा, वो हमें पता होना चाहिए। और हमने एक बेसिक चीज़ जो देखी थी वो क्या थी? स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के बेसिस पर ही हम उनका सेपरेशन पढ़ेंगे कि आप स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज क्या होगा। जो हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी होता है उसमें हम क्या करते हैं? स्टेशनरी फेज जो होता है, स्टेशनरी फेज जो है हमारा चार्ज होता है। ठीक है, क्या होगा? चार्ज रहेगा हमारा स्टेशनरी फेज। साथ ही साथ कैसे सेपरेट करेगा? आयंस को सेपरेट करेगा जो मोबाइल फेज में प्रेजेंट है। जैसे कोई भी आयंस हमारे मोबाइल फेजेस में प्रेजेंट है, वो यहाँ पे हमारा स्टेशनरी फेज चार्ज रहेगा तो क्या करेगा? आयंस को यहाँ पर सेपरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखो, जैसे सेपरेशन की बात की गई है, हमारे स्टेशनरी फेज का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि आप मान के चलो एक हमारा कैटायन होगा। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में क्या होगा? हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा, हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा क्या? स्टेशनरी फेज। हम बात कर रहे हैं अपने स्टेशनरी फेज के चार्जेस की। अगर जैसे हमारा जो स्टेशनरी फेज नेगेटिवली चार्ज होगा ना, वो क्या अट्रैक्ट करेगा? वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव चार्ज आयंस अट्रैक्ट होंगे। ये हमारे कैटायंस की प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ हम जो सेकंड पार्ट देखें, अगर एनायन देखा जाए, एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी है, वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्टेशनरी फेज होगा, वो अट्रैक्ट करेगा और रिटेन करेगा नेगेटिवली चार्ज आयंस को। ठीक है, अनायंस में आप देखोगे हमारे पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस रहेंगे। जो हमारी स्टेशनरी फेज होगी वो पॉजिटिव चार्ज लेगी। यहाँ पे रिटेन और अट्रैक्ट करने का क्या काम होगा? रिटेन एंड अट्रैक्ट, अपोजिट अट्रैक्ट करेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज आयंस अट्रैक्ट होंगे हमारे स्टेशनरी फेज पे। तो प्रिंसिपल इतना सा है कि हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो चार्ज रहेगा। ठीक है, चार्ज स्टेशनरी फेज में हमारे कैटायंस और एनायंस होंगे। कैटायंस क्या करेंगे? जो हमारा स्टेशनरी फेज नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो हमारा अट्रैक्ट और रिटेन करेगा पॉजिटिव चार्ज आयंस को। ठीक है, और जहाँ पर हमारे एनायंस होंगे तो वो क्या होंगे? वो पॉजिटिवली चार्ज होगा हमारा स्टेशनरी फेज, वो अट्रैक्ट और रिटेन करेगा हमारे नेगेटिव आयंस को। ठीक है, स्टेशनरी फेज के बेसिस पर बात हो रही है, हमारा आयन सेपरेशन स्टेशनरी फेज जो चार्ज होगा उसके बेसिस पर होगा। अब देखो कंपोनेंट्स क्या है हमारे, क्या है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। आईई से आप समझ जाओगे, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। पहला इसमें है हमारा, जैसे स्टेशनरी फेज है वो कैसे बना होगा, वो भी हमें पता होना चाहिए ना कि हम कैसे वर्क करने वाले हैं। कि अगर ठीक है चार्ज है वो हमें समझ आता है, बट चार्ज कैसे है?
अब इसमें क्या होता है, हमारा रेजिन से बना है। हमारा ये जो स्टेशनरी फेस है वो कंसिस्ट करता है रेजिन, जो हमारा क्या है, किससे बना होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर से, ऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आयनिक फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है, आयनिक फंक्शनल ग्रुप। तो आप ऐसे समझो, एक स्टेशनरी फेज है वो कंसिस्ट करता है रेजिन को। रेजिन जो हमारा ऑर्गेनिक पॉलीमर से बना होता है। ऑर्गेनिक पॉलीमर से बने होने के बाद उसके साथ क्या होता है, आयनिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, तभी इसमें हमारे स्टेशनरी फेज में टाइप्स आते हैं। टाइप्स में हमारा क्या है, दो टाइप के हो जाएंगे। एक हमने अभी पढ़ा कैटायन हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा एनायन हो जाता है। कैटायंस पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एनायंस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो अपोजिट चार्ज को ही अट्रैक्ट करता है। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स रहते हैं और एनायंस पे हमारे पॉजिटिव रहते हैं। साथ ही साथ इसका फंक्शन ये होता है, ये चार्ज साइट क्या करती है, आयन एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं, चार्ज आयन एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, उसके लिए फंक्शन करती हैं ये। ठीक है, ये हमारी बेसिक कंपोनेंट्स है स्टेशनरी फेज का। अब आप देखो कि उसमें क्या आता है हमारा अब जैसे हमारा स्टेशनरी फेज हो गया, हमें अपने मोबाइल फेज की भी बात करनी है। मोबाइल फेज में क्या होता है, हमारे मोबाइल फेज बड़ा सिंपल सोबर है। हमारा वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, वाटर बेस्ड सॉल्यूशन में हमारा सैंपल प्रेजेंट होगा, या फिर वो क्या करेगा, वाटर बेस्ड सॉल्यूशन हमारे सैंपल को कैरी करेगा स्टेशनरी फेज के थ्रू। ठीक है, वाटर बेस्ड सैंपल, जो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है वो क्या करता है, कैरी करता है सैंपल को कैरी करता है किसके थ्रू, स्टेशनरी फेज के थ्रू। अब थोड़ी एडजस्टेबिलिटी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो हमें सोचना चाहिए, वो है कंपोजिशन। जो हमारा वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, साथ ही साथ उसका पीएच। ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं हमें इसका ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि हमारे सेपरेशन प्रोसेस में थोड़ा अफेक्ट पड़ सकता है, या फिर ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एक तरीके से हमारे सेपरेशन प्रोसेस को। बस हमें इतना पार्ट याद रखना है अपने आयन एक्सचेंज में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज, जो एक टाइप तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखो, क्लासिफिकेशन अगर आयन एक्सचेंज का किया जाए तो चार्ज के बेसिस पे हम पढ़ चुके हैं, कैटायन और एनायन एक्सचेंज होता है। टाइप्स के बेसिस पर पढ़ते हैं कि स्टेशनरी फेज के चार्ज पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लो। जैसे स्टेशनरी फेज जेल टाइप रेजिन से बनी होगी, स्ट्रक्चरल बेसिस पर अगर देखा जाए हमारा जेल टाइप होगा, या दूसरा हो सकता है स्टेशनरी फेज जो हमारा मैक्रोपोरस हो या बेडेड रेजिन से बना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होने पर आयन एक्सचेंज जो वर्क करता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, इसके बेसिस पर। अब देखो, जो हमारे चार्ज आयन हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें ये देखा जाता है, जो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमारी जो स्टेशनरी फेज रहती है वो नेगेटिवली चार्ज रहती है। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं वो क्या अट्रैक्ट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस को। सॉल्यूशन से पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस को अट्रैक्ट करते हैं, उनसे एक्सचेंज करते हैं। एनायंस में इनका वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है। कैटायन से पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप रहता है स्टेशनरी फेज, फंक्शन क्या होता है इनका, नेगेटिवली चार्ज एनायंस को सॉल्यूशन से अट्रैक्ट करना, साथ ही साथ उनमें एक्सचेंज प्रोवाइड करना, मतलब एक्सचेंज जो भी होगा वहां पर। अब देखो, जैसे स्टेशनरी टाइप ऑफ स्टेशनरी फेज आ गया कि हमारी स्टेशनरी फेज के टाइप हो सकते हैं, जिसमें हमारा जेल टाइप रेजिन है, क्रॉस लिंक पॉलीमर है 3 डायमेंशनल नेटवर्क का। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन है जिसमें डेक्सट्रेन या एगार रोज यूज कर सकते हो। इसका फीचर ये है, पोरस स्ट्रक्चर होता है जो आयन एक्सचेंज को अलाउ करता है। उसके बीच में लाइक पोर्स हो सकते हैं जो अलाउ करेगा हमारे आयन के एक्सचेंज को इजीली। साथ ही साथ जो मैक्रोपोरस और बीडेड रेजिन होता है इसमें लार्ज पोर्स होते हैं। रेजिन्स तो रहेगा, हमारा जो स्टेशनरी फेज है रेजिन से ही बना होता है। रेजिन में बस उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा स्ट्रक्चरल बेसिस पर, जैसे इसमें लार्ज पोर्स हो जाएंगे, मतलब सरफेस एरिया जो है वो हायर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें देखोगे इसका जो पॉलीमर है वो क्रॉस लिंक पॉलीमर है, किसके साथ, 3 डायमेंशनल नेटवर्क के साथ मिलकर बना है। और अगर आप फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर देखो तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन्स होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, जो एक्सचेंज करता है सभी टाइप के कैटायंस। एक वाइड रेंज आप देख सकते हो पीएच का।
ठीक है। पीएच पे एक तरीके से याद रखो कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है कहीं ना कहीं वो पीएच पर डिपेंडेंट रहेंगे, पीएच रेंज पर वर्क करेंगे, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पीएच है वहाँ पर, कम पीएच है एसिड और बेसिक के बेस पे। वीक एसिड जो रेजिन्स हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएंगे हमारे। एक्सचेंज कैपेसिटी जो डिपेंड करेगी हमारी पीएच पर डिपेंड करेगी। फिर हमारे आते हैं जो वीक बेस है, ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप होता है, वो ऑल टाइप ऑफ एनायन एक्सचेंज कर पाते हैं। साथ ही साथ जो वीक बेस रेजिन्स होते हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइन ग्रुप को लेकर उनके फंक्शनल ग्रुप से बनते हैं। साथ ही साथ पीएच डिपेंडेंट होते हैं उनके, मतलब जो हमारे अगर देखा जाए, अगर आप देखोगे, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर होगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर रहेगा तो वो इनडायरेक्टली कोरिलेट करेगा हमारे पीएच से। पीएच डिपेंड करना चाहिए, उसी के बेसिस पे हमारी टाइप्स ऑफ स्टेशनरी फेज हो जाती है, या आयन एक्सचेंज स्टेशनरी फेज देख सकते हो। अब देखो आयन एक्सचेंज रेजिन्स क्या होते हैं हमारे। आयन एक्सचेंज रेजिन कोर मटेरियल होता है, ठीक है। आयन एक्सचेंज हमारा रेजिन का जो कोर मटेरियल होता है वो हेल्प करता है सेपरेशन में। जब आयन का सेपरेशन होता है वो किसके बेसिस पर होगा, हमारे रेजिन्स के बेस पर, आयन एक्सचेंज रेजिन्स के बेस पर। और वो किस पर बेस्ड करेगा, हमारे चार्ज का। देखो सेपरेशन तो आयंस का हो रहा है, आयंस का सेपरेशन हो रहा है किसके बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर, कि आयन कितना पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, उस बेसिस पर। ये हमारी इनसॉल्युबल मैट्रिसेस होती है, जो एक तरीके से स्मॉल बेडिंग बनती है, स्मॉल बीड्स बनते हैं जिसमें चार्ज साइट रहती हैं। आप मान के चलो ऐसे हमारी स्मॉल बेडिंग्स हैं, बीड्स फॉर्म हो रहा है, बीड्स फॉर्म होने के बाद वहाँ पे चार्ज साइट है, पर्टिकुलर चार्ज साइट आपको देखनी है। वो क्या करेगा, आयंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जो भी चार्ज आयंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज आयंस है, उनको अट्रैक्ट करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है। और फिर उसको किसमें से, पासिंग सॉल्यूशन में। हमारा जो सॉल्यूशन है, हमने क्या बात की थी, हमारा एक सॉल्यूशन एक मीडियम के थ्रू पास कर रहे हैं। हमारा सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन किसके थ्रू पास हो रहा है, एक मीडियम के थ्रू। ये हमारा मीडियम है जहाँ पे जो चार्ज होगा, अपोजिटली चार्ज आयंस जो होंगे वो यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर अट्रैक्ट करने के बाद इस सॉल्यूशन के थ्रू वो पास कर जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आयन एक्सचेंज रेजिन का देखो, पॉलीमर बेस हो सकता है, नेचुरल सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्रॉसलिंक आप देखा जाए मैकेनिकल स्टेबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के बेसिस पर उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। आयनाइजेबल ग्रुप में क्या होता है, कोवेलेंटली अटैच रहते हैं वो पॉलीमर के साथ। हमारे जो आयंस हैं, अगर देखा जाए क्या स्ट्रक्चर होता है, वो कोवेलेंटली अटैच रहते हैं पॉलीमर के साथ। साथ ही साथ आप रेजिन की चार्ज प्रॉपर्टीज़ का पता भी कर सकते हो। अब कंपोजिशन में पहले हमारा बेस पॉलीमर्स आते हैं, या जिस तरीके से कॉमनली सिंथेसाइज्ड होते हैं, किससे बने होते हैं, वो स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन से बने होते हैं, या एक्राइलिक या मेथा एक्राइलिक एसिड एस्टर से बने होते हैं। ये हमारा बेस पॉलीमर रहता है। फंक्शनल ग्रुप्स अटैच किए जाते हैं, जैसे कैटायन एक्सचेंजर हो गया या एनायन एक्सचेंजर है, उसको ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ आप आयन एक्सचेंज रेजिन्स की अगर क्लासिफिकेशन करो, इसके बेस्ड ऑन कैपेसिटी और क्रॉस लिंकिंग के बेस पे करोगे, तो कैपेसिटी के बेस पे लो कैपेसिटी रेजिन होगा जिसमें 1 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा या लेस एक्टिव साइट पर ग्राम रहेगा, ठीक है। और हाई कैपेसिटी रेजिन की ये सब पता है, ये हम बात कर रहे हैं जो हमारा मीडियम बन रहा है ना, तो उसमें किस तरीके से उसका फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाई कैपेसिटी रेजिन्स में क्या होता है, मोर देन 1 मिली इक्विवेलेंट होता है एक्टिव साइट पर ग्राम, ठीक है, डिपेंड करेगा कैपेसिटी के बेसिस पे। साथ ही साथ क्रॉस लिंकिंग के बेस पे जो हमारे जेल टाइप रेजिन्स होते हैं उसमें लो परसेंटेज होता है क्रॉस लिंकिंग का, टिपिकली बिलो 5%, 5% से भी कम होता है उसका क्रॉस लिंकिंग परसेंटेज। और पोर साइज जो होगा वो बड़ा होता है और मोर फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। मैक्रोपोरस या पोरस रेजिन में लार्जर पोर्स होते हैं, ग्रेटर मैकेनिकल स्टेबिलिटी रहती है, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में या इंडस्ट्रियल पर्पस में हमारा मैक्रोपोरस रेजिन्स ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अब आप रीजनरेशन ऑफ रेजिन्स, यूसेज एंड सेपरेशन, क्योंकि एक देखो टाइम के हिसाब से जो आयन एक्सचेंज साइट है वो सेचुरेटेड हो जाती है आयन से, जब हमारे सॉल्यूशंस के थ्रू पास किया जाता है तो उससे क्या होता है, रेजिन की इफेक्टिवनेस ना कम हो जाती है, ठीक है। तो रेजिन की इफेक्टिवनेस जैसे आप लगातार उसको यूज़ करते रहोगे टाइम पीरियड के, तो कहीं ना कहीं जो हमारा रेजिन है उसका इफेक्टिव या चार्ज आयन जो है वो एकदम से कम हो जाएगा। अब कम होने के लिए उसको रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो जो हमारा रेजिन्स है वो रीजनरेट भी करता है जब वॉशिंग, उसको अगर आप वॉश कर दो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन से जिसमें हाई कंसंट्रेशन हो आयन का,
सो जो आपका जो रेजिन बेड था या मीडियम था वो एकदम यूसेज के बाद बिल्कुल इफेक्टिवनेस कम हो गई है। अब क्या करो, उसको ले जाके ना रेजिन को वॉश कर दो एक सॉल्यूशन के साथ। एक सॉल्यूशन इस पे डालो जिसको उसमें हाई कंसंट्रेशन हो आयंस का, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन आयन के थ्रू उसको वॉश कर दो। तो क्या होगा, जो एड्सॉर्ब्ड आयन थे, ठीक है, वो आयन से डिस्प्लेस हो जाएंगे। हमारे जो आयन्स इस पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे और जो सॉल्यूशंस के थ्रू हमने डाले हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, और साथ ही साथ हम इससे क्या करेंगे, अपना रेजिन को रीस्टोर कर सकते हैं, ओरिजिनल चार्ज स्टेट में पहुंचा सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये सोचो कि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ले जाते हो ना वॉशिंग वगैरह के लिए, ऐसे ही हमारा रेजिन बेड को भी लेकर जाना पड़ता है। रेजिन को ले जाके उसको ठीक कराना पड़ता है, या उसकी थोड़ा सा उसकी धुलाई करा लो दूसरे हाई कंसंट्रेशन आयन से, तो वो रीजनरेशन प्रोसेस में सही हो जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी आयन एक्सचेंज रेजिन की। अब देखो प्रॉपर्टीज में देखा जाए, फिजिकल फॉर्म में देखोगे तो स्मॉल बीड्स रहेंगी, 0.3 to 1.2 मिलीमीटर इन डायमीटर रहेगा। पोरोसिटी रहेगी, पोरोसिटी के बेसिस पे फंक्शनल ग्रुप एक्सेसिबिलिटी देख सकते हो, आप डिटरमाइन कर सकते हो। स्टेबिलिटी, रीजनरेबिलिटी की रीजनरेट कितने मल्टीपल यूज़ कर सकते हो आप उसको रीजनरेशन के बाद। सेलेक्टिविटी, तो सेलेक्टिविटी इसलिए देखा जाता है कि हमारा प्रेफरेंस क्या है, कि हमें पोटेंशियली कौन से अपोजिटली चार्ज आयंस को सेपरेट आउट करना है। कैपेसिटी देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल आयंस है। काइनेटिक रेट ऑफ आयन एक्सचेंज क्या है, फास्टर काइनेटिक है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब इसका मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में ना रिवर्सिबल एक्सचेंज होता है आयंस का मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में। स्टेशनरी फेज जो हमारी रेजिन है, अब जो जैसे आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म पे पढ़ोगे तो पहला हमारा इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। जो आयंस हमारे मोबाइल फेज में है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे काउंटर आयंस, जो डिस्प्लेस करेंगे काउंटर आयंस को किस पर, रेजिन बेस्ड। जो स्टेशनरी फेज था किसके बेसिस पर होगा, एफिनिटीज के बेस पर, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए। आप समझ जाइए कि हमारा मोबाइल फेज है उसमें आयंस हैं, तो वो स्टेशनरी फेज, जो चार्ज स्टेशनरी फेज है वहाँ पर जाकर वो इंट्रैक्ट करेंगे किसके बेसिस पर, उनकी एफिनिटीज़ के बेस पर, एफिनिटी के बेस पर रहेगा। फिर जब तक इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुँच जाएगा तब तक ये चलता रहेगा ये प्रोसेस। साथ ही साथ सेलेक्टिविटी होती है। अब देखो एफिनिटीज़ जो है वो रेजिन प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, साथ ही साथ आयन का टाइप भी डिफरेंस होता है। उसी तरीके से जो इल्यूएंट की कंडीशन होती है वो सेलेक्टिव बाइंडिंग और सेपरेशन के बेसिस पर होगा, ठीक है। हमारा जिस तरीके से आयंस है वो स्टेशनरी फेज से बाइंड करेगा, साथ ही साथ इल्यूट आउट होगा, वो उसकी सेलेक्टिव बाइंडिंग और सेपरेशन के बेसिस पर होता है। इल्यूशन में क्या होता है, जो हमारे बाउंड आयंस होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं जब भी हम अपने मोबाइल फेज की आयनिक स्ट्रेंथ को ऑल्टर करेंगे, साथ ही साथ उसके पीएच को ऑल्टर करेंगे, तो इसको क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। आयन एक्सचेंज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप एक चीज़ अपने माइंड में ध्यान रखकर चलो कि कैसे मोबाइल फेज में हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो स्टेशनरी फेज रेजिन्स पर जाकर बाइंड होते हैं, बाइंड होने के बाद कैसे उनका इल्यूट आउट होता है, किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर बाइंडिंग और सेपरेशन चलता है। सेपरेशन सब कुछ हो गया, अब हम बाउंड आयंस जो हैं उनको रिलीज कर सकते हैं जब भी हम अपने मोबाइल फेज की ना प्रॉपर्टीज या उसकी आयनिक स्ट्रेंथ को डिस्टर्ब करोगे, ऑल्टर करोगे, साथ ही साथ उसके पीएच को ऑल्टर करोगे, तो उससे क्या हेल्पफुल होगा, कॉम्पिटिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब जैसे बाइंडिंग और एक्सचेंज का एक एग्जाम्पल देखो, कैटायन एक्सचेंज में क्या है ये हमारा, अब जैसे यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड है हमारा, वो सोडियम आयंस हैं, ये देखो दो आयंस हैं। कैटायंस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक्सचेंज करेगा रेजिन का, तो जो सोडियम था वो यहाँ आ जाएगा और जो हमारा हाइड्रोजन था वो यहाँ चला जाएगा, तो दोनों का एक्सचेंज हो गया आपस में, ठीक है। ये इस तरीके से एनायन एक्सचेंज में क्या होगा, हमारा जो नेगेटिव आयन था वो अट्रैक्ट हो जाएगा, एक तरीके से अपोजिट चार्ज जो होगा वो अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे हमारे रेजिन का नेचर क्या है, ठीक है, उससे क्या अफेक्ट होता है, हमारी सेलेक्टिविटी, कैपेसिटी और एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है। अगर रेजिन का नेचर या फंक्शनल ग्रुप का नेचर थोड़ा सा डिफरेंस होता है आयन एक्सचेंज में, तो हमारी कैपेसिटी और एक्सचेंज रेट डिफर करता है। मोबाइल फेज का अगर पीएच अलग होगा तो क्या होगा, जो आयनाइजेबल कंपाउंड्स हैं उनका एक चार्ज स्टेट इफेक्ट होगा। चार्ज स्टेट अफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, वो बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करेगा कहीं ना कहीं। साथ ही साथ जैसे आयनिक स्ट्रेंथ है, हायर आयनिक स्ट्रेंथ की वजह से क्या होगा, जो इल्यूशन था उसको प्रमोट कर पाएगा,
बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे, टेम्परेचर भी है, पार्टिकल साइज जो है, फ्लो रेट है, कंसंट्रेशन है सैंपल आयंस का। तो ये क्या करता है, जैसे हमारा इम्पैक्ट करेगा टेम्परेचर एक्सचेंज काइनेटिक्स पर, साथ ही साथ पार्टिकल साइज क्या करेगा, बेटर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा आपको। साथ ही साथ फ्लो रेट में क्या होता है, वो बैलेंस को सफिशिएंटली मेंटेन करके रखता है, ठीक है, जो आपके आयंस एक्सचेंज हैं होने वाले हैं उसमें हेल्प करता है। अब आप मेथडोलॉजी देखो, जो हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की मेथडोलॉजी है, उसमें सेपरेशन टेक्निक में किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है चार्ज प्रॉपर्टीज को जो मॉलिक्यूल्स की हैं, और उसके बाद सेपरेशन होता है उनका। देखो एफिनिटी के बेसिस पर ही चार्ज रेजिन पार्टिकल्स सेलेक्ट किए जाते हैं, उसके बेसिस पर ही उनको थोड़ा सा सेपरेशन में इजी मिल जाएगा। पहले आप अपना आयन एक्सचेंज रेजिन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, दो आप टाइप्स देख लो, कैटायन एक्सचेंजर देख लो या एनायन एक्सचेंजर। वो कैटायंस हमारे बाइंड करेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन से, और एनायंस हमारे बाइंड करेंगे नेगेटिवली चार्ज आयन से, ठीक है। फिर इक्विलिब्रेशन में आएगा, जो हमने कॉलम प्रिपेयर किया है जिसमें बफर है डिजायर्ड पीएच का, उसके थ्रू हम इसको पास करेंगे। हम सैंपल अप्लाई करेंगे या अपना सैंपल जो है कॉलम में लोड कर देंगे। लोड करने के बाद वहाँ वॉशिंग होगी, जिससे कि जो अनबाउंड कंटामिनेंट्स हैं बफर से, तो वो वॉश हो जाएंगे। बफर क्या करेगा, उनको वॉश कर देगा। साथ ही साथ इल्यूशन होगा, इल्यूशन हो जाएगा, जो हमें इंक्रीज आयनिक स्ट्रेंथ होगा जिनका, वो पहले इल्यूट आउट करेंगे, या जिस तरीके से हमारा पीएच चेंज होगा तो रिलीज करेगा वो बाउंड मॉलिक्यूल्स को। जो बाउंड मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले इल्यूट आउट हो जाएंगे, पहले निकल जाएंगे। फिर डिटेक्शन करोगे, डिटेक्शन और कलेक्शन चलेगा, आइडेंटिफाई करोगे आपने जो टारगेट मॉलिक्यूल को कलेक्ट किया है उसको देखोगे। फिर रीजनरेशन प्रोसेस करेंगे, हमारा जो रेजिन है उसको वॉश कर देंगे, जिससे कि हम उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी को रीस्टोर कर सकें। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे सिलेक्शन करोगे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एनायंस और कैटायंस दोनों सेलेक्ट करोगे। इक्विलिब्रेशन में आप एक बफर से कॉलम में इक्विलिब्रेट करते हो, साथ ही साथ सैंपल को लोड करोगे कॉलम में। लोड करने के बाद आप अपने बफर को पास करोगे कॉलम में, जिससे कि जो अनबाउंड है या वीकली बाउंड कंटामिनेंट्स हैं वो वॉश आउट हो जाए। फिर इल्यूशन हो जाएगा, जैसे ही जो बाउंड मॉलिक्यूल्स थे वो ग्रेडियंट के बेसिस पर इल्यूट आउट हो जाएंगे, या इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ जिसकी होगी, या पीएच ऑल्टर होगा, जैसे भी होगा वो इल्यूट आउट होगा। उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में ऑल्ट्रेशन होने की वजह से टारगेट मॉलिक्यूल जो है उनका इंट्रैक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा रेजिन्स के साथ, मतलब उनका तालमेल टारगेट मॉलिक्यूल का रेजिन से नहीं हो पाएगा, तो वो इल्यूट आउट हो जाएंगे। फिर हम अपना क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन आया है, इल्यूटेड फ्रैक्शन है, हम उसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर देखेंगे, या कोई भी आपको सूटेबल मेथड लगता है दूसरा मेथड उसमें यूज कर सकते हो। जो भी हमारा टारगेटेड मॉलिक्यूल है उसको करेंगे, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद रीजनरेशन, अब अपने रेजिन्स को ना रीजनरेट करने के लिए हम वॉशिंग के लिए भेजेंगे, जैसे हाई सॉल्ट सॉल्यूशन है, कोई हायर कंसंट्रेशन आयन है, उससे वॉश करेंगे, जिससे कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी थी वो रिस्टोर हो जाए, ठीक है। रिस्टोर करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन आप देखो इसका, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, जब आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन करना हो प्रोटीन एंजाइम का, तो या कोई भी एंटीबायोटिक्स का, तो कर सकते हैं हम इसको यूज़। या फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पर हमें प्रोटीन को सेपरेट करना है तो करेंगे हम, ठीक है। ये था थोड़े से मैक्रो मॉलिक्यूल्स को आप देखो, हम उसका सेपरेशन कर सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल का, जिसमें प्रोटीन प्यूरिफिकेशन है, न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन है। वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे मेटल आयंस का, या डीआयनाइजेशन करना हो वाटर का इंडस्ट्रियल या लेबोरेटरी यूज में, तो रिमूवल के टाइम पर वाटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। साथ ही साथ जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, हमें कोई भी प्यूरिफिकेशन करना है ड्रग का या एपीआई का, तब ज़्यादा हेल्पफुल है, हम अपने चार्ज ड्रग प्रॉपर्टीज एनालिसिस कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेजेस, इन्वायरमेंटल, ये यहाँ पर ये एनालिसिस की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके डिटेक्ट किया जा सकता है, प्योरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। बायोटेक में जैसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं, बायोलॉजिक है, उनका प्योरिफिकेशन चलता रहता है। साथ ही साथ इसमें हमारा सबसे एक तो या तो आइसोलेशन हो रहा है किसी कंपाउंड का, ठीक है, या क्या होगा हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, फ्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। फ्रैक्शन के बेसिस पर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, किस लिए हम अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पर। एनालिसिस है, सेपरेशन है हमारा, इसके लिए हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करते हैं अपने आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी को।